हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादव एंड आई वेलकम यू बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम बहुत डिटेल में कवर करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं ईच चैप्टर वाइज। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम लोग कवर करते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी ही क्लासेस को। सेम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार जाके आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। अदर देन सीबीएसई और भी स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। तो ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, कौन से, चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है, ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द एमसीक्यूज, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, रहते तो बस 1 मार्क्स के हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने में ना अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। हमने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन देख चुका है, हमने प्रैक्टिकल्स भी करे थे पीपीएफ पे, हमने उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमसीक्यू। ये टेस्ट करता है कि भाई आपने जो अभी तक पढ़ा है क्या सही पढ़ा है, क्या आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिससे चैप्टर शुरू होता है, ये आंसर है द लॉ ऑफ स्कैरसिटी इज द आंसर ऑफ व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ स्कैरसिटी क्या कहता है। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई स्कैरसिटी क्या है। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है। मैम ने कम से कम हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भाई स्कैरसिटी क्या होता है। इट इज़ समथिंग विच इज़ लिमिटेड, शॉर्टेज होना। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने को ही हम क्या बोलते हैं, इसे स्कैरसिटी। आंसर एक तरीके से मैंने बता दिया है। अब देखो, एमसीक्यूज ये समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा वो टू द पॉइंट पूछेंगे, कई बार घुमा के आपसे पूछा जाता है, ऐसा कोई टर्म यूज़ कर लिया जाता है। तो अगर आपने उन सारी चीज़ों को डील नहीं किया है ना पहले, तो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है, तो हम भूल जाते हैं कि यार उसका सही आंसर क्या है, और सही मार्क करते करते हम गलत मार्क कर देते हैं। और एमसीक्यूज ना बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। क्लोजली रिलेटेड का मतलब सब सही लगते हैं, तो उसमें से कहाँ से भाई दिमाग लगाएं। तो उसके लिए हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं कि सबसे पहले उसको बाहर निकालो जो तुम्हें पता है कि पक्का गलत होने वाला है, कि ये तो होने नहीं वाला। अब मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे मैम हमें तो सारे ही सही लगते हैं, तो सारे ही गलत लगते हैं, है ना। तो शुरू में होता है ये चीज़, लेकिन आप धीरे धीरे जब अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, डज नॉट अप्लाई टू रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसा कुछ है क्या। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइज ओनली टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखो, तो ए और बी तो आप ना बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें कहीं भी लॉ ऑफ स्कैरसिटी की ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमने क्या बोला था, स्कैरसिटी एक यूनिवर्सल है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे हर चीज़ एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की शॉर्टेज तो है ही रिसोर्सेज की, दैट इज़ वाई इकोनॉमिक्स इज देयर। तो ए और बी तो ऑप्शन मुझे लग नहीं रहे। चलो, implies that customers will be satisfied in a socialistic system। ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं, ऐसा है क्या। सोचिए फिर से कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या। कुछ 3 उसमें पढ़ा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, कि रिसोर्सेज केयर हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और एक और कोई था जो हमने पढ़ा था। हिंट दे रही हूँ मैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आंसर करने से पहले, देखने के बाद आंसर मत करना, उससे पहले आंसर करना है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट कस्टमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। उसी का आंसर है लॉ ऑफ स्कैरसिटी, जो हमने पढ़ा है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। सबसे पहले कि देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे कम हैं। सेकंड क्या है, जो रिसोर्सेज कम है उसके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं भाई, और साथ ही में यूजेस तो ज़्यादा हैं लेकिन लोगों की वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैं बोल सकती हूँ दैट माई आंसर इज़ डी। तो जिनने भी डी मार्क किया था ना, वेल डन, गुड जॉब। और जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, हम देखेंगे, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट कस्टमर्स वांट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हम यही तो बात कर रहे हैं कि भाई स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज कम है, उसके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, और लोगों की डिमांड्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। होपफुली ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
Assume that a PPF for butter and guns is drawn so that it is a straight line. It means जिनने भी हमारे ना प्रैक्टिकल्स देखे हैं पीपीएफ के, उनका ये आंसर गलत हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि पीपीएफ या पीपीसी जो हम पढ़ते हैं उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। तो कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि उसमें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और एमओसी क्या होता है? राइजिंग होता है, इंक्रीजिंग होता है। लेकिन मैंने आपको 2-3 ऐसी सिचुएशन बताई थी, एक तो राइजिंग वाली जिसमें इंक्रीज हो रहा है तो पीपीएफ हमारा क्या बनता है? कॉन्केव होता है। एक सिचुएशन मैंने ऐसी बताई थी जिसमें आपका जो पीपीएफ जो हमारा कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, और एक ऐसी सिचुएशन भी बताई थी जहाँ पे हमारे पास जो पीपीएफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, बहुत हिंट दे दिया मैंने, जिनने वो वीडियो देखा है ना उनके सही होने वाला है। तो एक बार इसके ऑप्शंस देखें। लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। तो यहाँ पे तो हम शायद डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग की। यहाँ पे हमारा एमओसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो एमओसी क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सेम यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन्स एंड नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर जो है सी या डी में से होने वाला है। अब बताओ। बिल्कुल करेक्ट, सी आपका ऑप्शन होने वाला है। जब सेम लेवल पे हमारी चीज़ सेक्रीफाइस हो रही हो, गेन हो रही है, तो हमारा जो एमओसी हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज एमओसी ले लो या एमआरटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे समझ आए ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हमारा जो कर्व है भाई वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अभी तक आई थिंक पीपीसी का कर्व तो बनाना आ गया होगा ना एक झटके में। कैसे बनता है? ये ऐसे किया, प्लस साइन जैसा, यहाँ पे y, यहाँ पे x, और यूं कॉनकेव कर दिया। ठीक है, जिनने वीडियो देखा है मैंने बताया था मैम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने ऐसे याद रखा है कि कॉनकेव में केव आता है ना, गुफा। तो गुफा को मैं बनाती हूँ ऐसे, मतलब कॉनकेव ऐसे होगा, उसका अपोजिट कॉन्वेक्स। देखो मैंने ना फालतू चीज़ें मैं ऐसे याद कर लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग में रहे, क्योंकि वैसे स्ट्रेटली याद करने की कोशिश करूँ ना तो मेरा रिटेंशन पावर उतना अच्छा नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ समझ आ गई तो मेरे दिमाग में रहेगी, लेकिन रट्टाफिकेशन नहीं होता कि मैं रट लूँ, तो बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे साथ। तो मुझसे रट्टाफाई नहीं होता था, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स याद रखती थी, तो उससे ना मैं कॉन्सेप्ट को समझने लगती थी, तो मैं अपनी भाषा में लिख के आ जाती थी और मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते थे। बिकॉज मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखती थी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल इनसाइट से अपना पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर को अटेंड करती थी। तो मैम भी मुझसे बहुत खुश होती थी। ऐसा नहीं है कि कई बार मेरी तारीफ भी हुई है कि यार अच्छे एग्जाम्पल्स देती है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप समझाते हो ना तो आपकी एक अलग ही छवि बनती है, अलग ही प्रेजेंटेशन होता है, समझ आता है कि इस बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा है बहुत डिटेल में पढ़ा है और उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं। इसलिए विद एग्जाम्पल्स चीज़ों को दिया करो। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नंबर सी, दैट इज सेम यूनिट्स ऑफ बटर आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? गन डन, एकदम राइम हो गया है ना। चलो ग्रेट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करना है। ठीक है, फ्री है, हम कोई पेड सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं ले रहे कि आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए, अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं 4th वाले के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। नहीं, हर एक चीज़ फ्रीली प्रोवाइड है। तो हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि लाइक शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लेके आएँ और बहुत अच्छे से वीडियोज़ बनाएं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो इट्स अ गिव एंड टेक है ना। तो आप हमें अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो वी आर तो डेफिनेटली ऑलवेज देयर फॉर यू, लेकिन हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी। मैंने क्या बोला था? अजम्पशंस ऑफ पीपीसी या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क का क्वेश्चन है, उस पर स्टार मार्क कर लो। जिनने किया था, जिनने रिवीजन किया था, उनको सारी चीज़ें होती होंगी। देखो मैंने ना अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि हमारे 3-4 सेगमेंट्स होते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी हम उसके करते हैं, एमसीक्यूज भी करते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आने वाली हूँ। देखो आप यही वीडियोस अगर 3-4 बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना, तो आपका वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिमाग में बैठ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो क्या होता है, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट कि आपको दिन भर नहीं पढ़ने वाला। मैं आपको अपनी 12th की स्टोरी बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दिन भर पढ़ती थी, लेकिन हाँ मैं एक रेगुलर थी कि मुझे पता था कि भाई सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा बहुत आइडिया था, पूरा डिटेल में नहीं पता होगा। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती थी ना तो मुझे सारी चीज़ें समझ आती थी। मुझे कोई भी चीज़ ऐसे एलियन नहीं लगती थी कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं,
वो होता है ना, मीम्स वगैरह बनते हैं कि आप सिलेबस तो बता क्या है, ऐसी नहीं थी मैं। भले आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, कि मैं भाई स्टूडियस नहीं थी कि भाई दिन भर पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ आई वॉज अ स्मार्ट वर्कर एंड इंटेलिजेंट, मतलब मैं रेगुलर होती थी कि मैं देखती थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब मैं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने बैठती थी तो मुझे चीज़ें जल्दी समझ आती थी, है ना। तो वही चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि दिन भर पढ़ो, 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ो, नहीं। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस लेके आ रहे हैं, मैक्सिमम 40 to 50 मिनट्स का जाता है, अदरवाइज किसी भी टॉपिक को 20 या 30 मिनट्स के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और टू द पॉइंट पढ़ाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। तब उसी पर रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप वीडियोस देखोगे, सारी चीज़ें करोगे, अपने नोट्स बनाओगे ना, तो भी आपके लिए मोर देन वो चीज़ इनफ होने वाली है, ठीक है। दैट इज़ वाई कोई भी वीडियो स्किप मत करो, थ्योरेटिकल पोर्शन ही पूरा देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी देखो। मुझे पता है कि कई कई स्कूल्स में एनसीईआरटी के अलावा भी डिफरेंट बुक्स फॉलो होती हैं, बट स्टिल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आप देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं, व्हाट आर द अजम्पशंस, सॉरी व्हाट इज नॉट एन अजम्पशन। देखो यहीं पे खेल जाते हैं एग्जामिनेशन वाले, कई बार नॉट डाल देंगे, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अब क्या होता है कि हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देखने की आंसर है ना, कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें से बताओ कि इनमें से कौन सा गलत है, तो हम वो कौन सा गलत है टर्म देखते ही नहीं है, बस पढ़ जाते हैं पढ़ने। तो क्वेश्चन को रीड करना एटलीस्ट 2 बार रीड करो ताकि आपकी वो गलती ना हो। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये अजम्पशन है पीपीसी का, बताओ मुझे ज़रा। 5 अजम्पशंस लिखवाए हैं मैंने, ठीक है, ऐसा तो नहीं तुमसे 10-12 लिखवाए हैं, वो भी बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखवाए हैं, ठीक है। अब देखो उसमें सोचो कि इसमें से वो वाला टॉपिक है कि नहीं। चलो बी ऑप्शन पढ़ते हैं, रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फिक्स्ड। क्या लग रहा है, ये है कि नहीं है? चलो, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब मुझे पता है तुम लोग कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में। अब जिनने वीडियो देखा उनको समझ आएगा, जिनने नहीं देखा उनको लगेगा अरे मैम ये दोनों सेम चीज़ें तो लिखी हैं, इसमें डिफरेंस ही क्या है। क्वेश्चन चेक करो एक बार, आपने गलत ऑप्शंस दिए हैं जी, नहीं, एक बार फिर से देखो इसको। सबसे पहले क्या लिखा है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हमने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। अब यहाँ पे लिखा है रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। रिसोर्सेज हर जगह अच्छी जगह आप काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक रिसोर्स हूँ अपनी कंपनी के लिए, अगर मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का काम अच्छा है, ठीक है, तो मैं उसमें बहुत फास्ट फॉरवर्ड हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ। अब आप सडनली मुझसे बोलोगे कि मुझे दूसरा कोई काम करना है, सपोज मुझे पूरा फाइनेंसिंग का पूरा काम उसमें देखना है या लॉजिस्टिक्स का मुझे काम देखना है कि आप वो भी कर लो, तो मेरी एफिशिएंसी वहाँ डिक्रीज होगी। मैं रिसोर्स हूँ, मैं काम भी अच्छा करती हूँ, लेकिन आपने मुझे शिफ्ट कर दिया ऐसी जगह पे जो मुझे काम उतना अच्छा नहीं आता, तो मैं काम तो फिर भी कर दूंगी, लेकिन मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। देखो मैंने बाकी सारी चीज़ों का तो नहीं बोला, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली लो क्योंकि ये ना कंफ्यूज करता है। ये लीजिए, डन। समझ आया कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिसोर्सेज आर फुल एंड एफिशिएंटली यूज। ये बिल्कुल अजम्पशन है, ये भी हमारा अजम्पशन है कि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। हमने ये पढ़ा है कि रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। 2 गुड्स की बात करते हैं पीपीसी में, ट्रांसफर हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ एमओसी हमारा डाउनवर्ड क्यों है भाई। हमारा जो ये पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड इसीलिए तो है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल आपका डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो एफिशिएंट है ना, वो एक तरीके से हर चीज़ में एफिशिएंट नहीं है, एक में एफिशिएंट हो सकते हैं, एक में नहीं हो सकते, तो प्रोडक्शन लेवल आपका डिक्रीज होता है। यहाँ पे ये नहीं कि ऑल लेवल पे सेम रहे, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी या पीपीएफ। चलो, अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन? किस किस का करेक्ट हुआ ये मुझे बताओ, किसका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, मुझे जानना है जिसका करेक्ट हुआ है। अगर 3 आपका करेक्ट हुआ है ना, वेल डन, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक अलग स्लाइड में मैंने तुम्हें 3 ग्राफ बना के बताए हुए हैं कि कब डाउनवर्ड होता है, कब कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है। तो अब तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने है,
व्हेन MRT इज डिक्रीजिंग, जब कम हो रहा है। हमने सबसे पहले, अच्छा ये मुझे बताओ, एलिमिनेशन टेक्निक हमने नहीं पता कि और दो कंडीशंस नहीं पढ़ी, हमने इतना तो पढ़ा है ना कि PPC कर्व हमारा क्या होता है, कॉनकेव होता है, ये तो पढ़ा है हमने। और कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो MRT होता है वो इंक्रीजिंग होता है ना, इंक्रीजिंग होता है। तो मुझे पता है कि एलिमिनेशन टेक्निक सबसे पहले उस चीज़ को बाहर निकाला जो तुम्हें पता है पक्का गलत होने वाला है। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन कब है, तो इसमें तो स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर डिक्रीजिंग होगा तो इसका अपोजिट होगा मैम, तो ये कॉनकेव है तो डिक्रीजिंग में कॉन्वेक्स होगा, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, व्हेन MRT इज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसमें से हमें देखना है कि किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन की। टेक्निक, टेक्निक इज द वर्ड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक तरीके से मेथड, कैसे प्रोड्यूस करना है। हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। कौन सा पार्ट है, व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है क्या, किस में आता है, किस में आता है? आंसर बताओ जल्दी से, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, या नन ऑफ दीज? डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा ऑप्शन में बी, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब क्या टेक्निक आप यूज करने वाले हो, क्या मेथड आप यूज करने वाले हो टू प्रोड्यूस योर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। PPF इज कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, अभी पढ़ाया मैंने, अब तो बिल्कुल सही होना चाहिए। कॉनकेव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT। हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए, इंक्रीजिंग MRT, अभी बताया ये तो मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन PPF व्हेन देयर इज। अब ये क्या क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। PPC बनाना सबको आ गया, कर कट 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 खटाक से बना लेते हैं अपन, चलो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे y है, यहाँ पे x, ये हमारा PPC है। चलो अब क्या बोल रहे हैं कि एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन PPF। ऑपरेट ऑन PPF मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे है। अब देखो एक सिचुएशन ना कैसी होती है ये, अगर PPC या PPF के अंदर यानी कर्व के अंदर आपका कोई पॉइंट है, मतलब आपने अपनी चीज़ों को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है, रेड फ्लैग, ढंग से यूज़ नहीं किया, ठीक है। वहीं पे इकोनॉमी पे अगर आपने यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है, यहाँ पे जैसे कि ये है, मतलब ग्रीन फ्लैग, आपने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, यू आर डूइंग गुड, आपने अपने सारे गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी में अपने गुड्स एंड प्रोड्यूस को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अच्छे से प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे नहीं किया मतलब आपको काम करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है वो रहता है यहाँ पे ये पॉइंट, मतलब सपनों की दुनिया में समथिंग विच इज़ नॉट अटेनेबल, जिसको आप अचीव नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आता है। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, PPC कर्व की बात हो गई, कौन सी चीज़ों को अटेन कर सकते हैं, किसको अटेन नहीं कर सकते हो, क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो ये क्लियर हुआ। अब क्या पूछ रहे हैं, इकोनॉमी ऑपरेट्स ऑन PPF व्हेन, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, कब ऑपरेट करती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब मैंने बोला इकोनॉमी अगर यहाँ पे यूज़ कर रही है तो भैया ग्रीन सिग्नल है, बहुत अच्छी बात है, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कि हम कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लिखते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज टू फुल फ्लेज, ऐसे टाइप कुछ लिखते हैं, है ना। अब जैसे कि हर एक चीज़ का लिखने का एक तरीका होता है, तो उसकी जगह आप लिखोगे ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ट्राई करो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ी एनहांस करने की इकोनॉमिक्स टर्म्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच डील्स विद डीलिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। बताइए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैंने बोला है कि व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ एक और चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ है वो, उसी का आंसर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच डील्स विद द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो कहाँ आएगा हमारा पार्ट ए में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ऐसे चलते हैं हम लोग, कैसे याद रख सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड, ठीक है, एंड इन
व्हाट, ठीक है, क्वांटिटी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है ना, मेरी हैंड राइटिंग का थोड़ा है। अच्छा, अब समझ आ रहा है होपफुली, है ना, व्हाट क्वांटिटी लिखा है मैंने, रीडेबल है, समझ आ रही है। चलो ग्रेट, आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर अ कमोडिटी। सोचिए, ये तो बहुत ईजी है, पहला मतलब कितनी बार डिस्कस कर लिया हमने, ये बहुत ईजी है ये वाला। तो स्कैरसिटी की अगर बात करें, it refers to the limitation of supply in relation to the demand for a commodity। हमारा आंसर नंबर क्या है, scarcity refers to the limitation of supply in relation to the demand। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये डेफिनेशन भी आपकी स्कैरसिटी की और बहुत अच्छे से लिखी गई है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने के लिए काम आएगी। तो scarcity refers to the limitation of supply in relation to the demand for a commodity। Done? ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड और कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। इसको तो ना आंख बंद करके मैंने मार्क कर देना है, ये लो, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। स्कैरसिटी, एक स्कैरसिटी की वजह से ही तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे कम हैं, स्कैर्स हैं, स्कैर्स मतलब कम हैं, उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तो वन वर्ड आंसर होना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं स्कैरसिटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन हमने अभी तक 10 सॉल्व करे एमसीक्यू के लिए, किसके कितने करेक्ट हुए हैं, 10 में से 10 या 10 में से जितने भी आए हैं आपको, ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि मैं अभी आपको देखो पहला चैप्टर है ना, इसलिए इतने डिटेल में हर एक पॉइंट समझा रही हूँ ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ इंडिकेट्स। अभी हमने पढ़ा था आसमान में है, बिल्कुल हवा में उड़ रहा, चीज़ को अटेन ही नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट से 3-4 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इस पर मैंने बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, हार्डली आई थिंक 10 to 11 मिनट्स का है, उसको जरूर जाके देखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का उसका मतलब क्या होता है, बहुत डिटेल से विद एग्जाम्पल्स मैंने कवर किया है, बस वो 10 मिनट का वीडियो देखोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड, या कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जिसको भी डेफिनेशन याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक सेक्रीफाइस होता है, जो हमने सेक्रीफाइस किया, जिसको हमने चूज़ नहीं किया ऑप्शन को, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा बेस्ट था, है ना। जैसे कि ABC की बात कर रही हूँ मैं, ABC, ये 3 मेरे पास जॉब ऑफर्स हैं, एक मुझे 50,000 ऑफर कर रहा है, एक मुझे 30,000 ऑफर कर रहा है, और एक मुझे ऑफर कर रहा है 40,000, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको अपना बेस्ट डिसीजन माना ऑन द बेसिस ऑफ कि यार मुझे ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है तो मैं इसी को चूज़ करूँगा, तो मैंने ए को चूज़ कर लिया। मैंने सैक्रिफाइस किसको किया, मैंने दोनों को किया, बी और सी दोनों को ही मैंने सैक्रिफाइस किया। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी 50,000 के बाद कौन सा मेरा बेस्ट था, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट सिचुएशन थी हमारी, 40,000 वाली, तो ये 40,000 मेरा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बैक टू क्वेश्चन नंबर 12। इसका मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये वाला आपका एकदम करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, द शिफ्ट इन पीपीसी इज कॉज्ड ड्यू टू, शिफ्ट इन पीपीसी इज कॉज्ड ड्यू टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ चुका है कि देखो दो ग्राफ्स बना लेते हैं हम पीपीसी के। यहाँ पे मैं डिस्कस जो करने वाली हूँ वो कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारा
शिफ्ट का। ठीक है, यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ वो है रोटेशन का। शिफ्ट में आपको याद रखना है बोथ। ठीक है, जब रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों ही गुड्स के लिए इक्वली शिफ्ट होती है या इक्वली हम एम्प्लॉय करते हैं, यहाँ पे होता है ओनली वन। ठीक है, तो पीपीसी की अगर मैं बात कर रही हूँ, शिफ्ट यानी मेरी जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, बढ़ रही हैं या घट रही हैं, क्या हो रही है, दोनों ही गुड्स पे हो रही है, दोनों ही के लिए हमारे रिसोर्सेज अच्छे हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो हमारा होता है राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, दोनों ही गुड्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे ले लो बटर, यहाँ पे ले लिया हमने गन। ठीक है, तो दोनों के लिए ही मैंने रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ा दी, तो ये मेरा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वहीं पे अगर दोनों के लिए घट गई है ना, रिडक्शन हो गया रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए, दोनों ही गुड्स के लिए, बोथ द गुड्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड ये हमारा पीपीसी शिफ्ट हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, रोटेशन का मतलब होता है जब ऑलरेडी वन साइड चेंज होता है, यहाँ जैसे कि सिर्फ बटर का बढ़ गया है ना, यहाँ पे अब बटर लिख लो, यहाँ गन लिख लो, सिर्फ बटर के लिए हमने किसी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाया तो सिर्फ ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये इसको हम बोल सकते हैं रोटेशन। रोटेशन सिर्फ एक पे होता है, शिफ्ट दोनों पे होता है। क्लियर हुआ? अब ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। द शिफ्ट इन पीपीसी इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज पे बोथ द गुड्स के लिए, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन द केस ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटी द शेप ऑफ पीपीसी विल बी डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, अभी पूरा कॉन्सेप्ट हमने इसको क्लियर किया है। तो जैसे कि डिक्रीजिंग हमारा जो पीपीसी में इंक्रीजिंग एमआरटी होता है, तो वो क्या होता है भाई, कॉन्केव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, अपोजिट है उसका, तो कॉन्वेक्स हमारा इस तरीके से बनता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसमें कोई डाउट? चलो समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कौन सा अजम्पशन है। अभी हमने इसके पिछले वाले के पिछले क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, ये तो गलत है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, ओके। रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज अवेलेबल आर नॉट फिक्स्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन बोला था ना, इसका अपोजिट पूछ लिया अब इनने कि इसमें से कौन सा अजम्पशन है, तो ये अजम्पशन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, दैट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ आया? फाइन। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार डिस्कस करेंगे हम, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये आपके ऑप्शन से एक बार सोचिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सारे ऑप्शंस देख लिए आपने क्वेश्चन नंबर 16 के। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स विच ऑफ फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मैंने क्या बोला था, या तो नो लिख देंगे या तो एक्सेप्ट लिख देंगे। अब हमने इसमें बस यही तक पढ़ते हैं, एक्सेप्ट मतलब नहीं। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पे डिस्कस करता है, एग्रीगेट तो बिल्कुल उसके वर्ड में ही एग्रीगेट है, और इन्फ्लेशन पे भी डिस्कस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूट इंडस्ट्री। हमारा 16 का आंसर हो जाएगा नंबर डी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव यानी फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, रियलिटी की बात कर रहे हैं। सो इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, ओके। शुड आ रहा है, अगेन ये क्या हो गया, रिलेटिव वाली बात हो गई, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्मेटिव, यानी हम सजेस्टिव कर रहे हैं। पॉजिटिव यानी रियलिटी बताएंगे हम, जो है वही बताएंगे। तो यहाँ पे शुड आ रहा है, तो ये करना चाहिए। करना चाहिए से मतलब नहीं, क्या हो रहा है वो बताओ। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, बिल्कुल सही। इंडिया शुड नॉट बी आ गया भाई, फिर से सजेस्टिव है, हटा दो इसको। इसमें भी शुड भी आ गया, इसमें भी शुड भी आ गया। शुड आ रहा है उसी से समझ जाओ, एलिमिनेट कर दो, तो हमारा आंसर बी एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया बी। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द स्टेटमेंट्स लाइक इकोनॉमी शुड कंट्रोल pollution or unemployment in the economy ought to be reduced fall within the scope of।
ought to be, should be, अगेन क्या सजेशंस दे रहे हो आप, एक व्यू पॉइंट है आपका, पर्सनल ओपिनियन है, तो ये हमारे कौन से स्टेटमेंट्स हो गए, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर चूजन इन अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, लेबर इंटेंसिव लिखा है मतलब लेबर सरप्लस में ही होगी, तो हमारा आंसर नंबर ए इसका एब्सोल्युटली करेक्ट होने वाला है। अब आते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से कौन सी चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब यहाँ पे पूछ रहे थे नॉट रिलेटेड, मतलब बिल्कुल भी इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे इज बोल रहे हैं, मतलब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जैसे कि इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई, मैक्रो की बात है। अनएम्प्लॉयमेंट भी भाई मैक्रो की बात है। नेशनल इनकम ये तो है ही मैक्रो की बात, तो जो बचा ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट होने वाला है। एलिमिनेशन टेक्निक से बन गया ये, क्या है, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। अब पोस्टल डिपार्टमेंट एक छोटा यूनिट, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल मार्केट में, तो इसलिए हमारा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो हमारा आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो, अच्छा मुझे बताओ 20 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, 20 में से कितने आपके सही हुए, किसमें आपको डाउट आया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मैंने थोड़ा ना इसको डिटेल में कराया, तो इसलिए थोड़ा सा स्लाइटली वीडियो आपका लॉन्ग रहा है, ताकि मैं बता रही हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आने वाले क्लासेस में जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो हम थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड में चलने वाले हैं, जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कर लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मुझे आपका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के समझाया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कैसा आपको लगा सेशन, आपको समझ आया कि नहीं आया, और कौन कौन में डाउट्स आए, सब चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, तो कैसे लगे आपको एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। देखो 20 एमसीक्यू से एक तरीके से पूरा रिवीजन हो गया है ना। आ जाओ, तो यही थे हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज फॉर चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे लगे आप सभी को एमसीक्यूज, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री, और वहीं पे हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा, जहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज भी फ्री हैं। क्वालिटी आपको कॉन्टेंट यहाँ पे मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हैं मार्क्स। वहीं पर बात करूँ तो ई नोट्स और ई बुक्स भी प्रोवाइडेड हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाके आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। हम लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब पे तो आप हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ही हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, वी आर एवरीवेयर, राइट। तो उधर भी आप हमें फॉलो करिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सीबीएसई के अलावा भी डिफरेंट हमारे पास स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। सो दिस इज़ योर वन स्टॉप सोल्यूशन, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड टू यू, यू जस्ट हैव टू बी रेगुलर, और बहुत अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है, एंड यू विल बी एबल टू किल योर एग्जामिनेशंस विद गुड मार्क्स। तो कोई दिक्कत वाली उसमें बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब चीज़ समझ में आई हो, तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कोई भी डाउट है, कहाँ कौन सा कोर्स है, आपको सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने में दिक्कत आ रहा है, हमारा ऐप और हमारा वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।